सुचारू तक उखड़ी थी और घड़ियां टिक टिक कर रही हैं कि अब ये 90 मिनट बाद यानी 7:30 बजे समंदर की लहरों पर बारूद का ऐसा खेल शुरू होने वाला है जिसे आधुनिक सभ्यता की कई पीढ़ियां पहली बार देखेंगी। जैसा कि दावा किया जा रहा है, शाम के 7:30 पर अमेरिकी नौसेना हॉर्मूज की घेराबंदी शुरू कर देगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान नहीं झुका तो सबसे भयानक अंजाम के लिए तैयार रहिए। उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर अमेरिकी मिसाइलों की आग बरसने वाली है। अब ट्रंप इसे पावर प्लांट डे कह रहे हैं, लेकिन दुनिया इसे महाविनाश का आगाज मान रही है। ईरान ने भी इसके जवाब में बड़ा सबक सिखाने की बात कही है। चेतावनी दी है कि हमारे इरादों को मत आजमाइए, क्योंकि ईरान के साथ धमकियों की भाषा काम नहीं करती है और ये ईरान बार बार बोलता आया है। लेकिन ये जो घड़ी आपके स्क्रीन पर चल रही है, ये बता दूं कि ये घड़ी बताती है कि कितना समय बचा है उस डेडलाइन में जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी। क्या ट्रंप बारूद के ढेर पर पैर रखने जा रहे हैं? क्योंकि खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मूज की गहराई में साइलेंट किलर्स यानी समुद्री माइंस का जाल बिछा दिया है। अमेरिकी बेड़े अगर वहां पहुंच भी जाए तो उनके सुरक्षित रहने की क्या गारंटी हो? क्या हॉर्मूज मौत का पाताल लोक बन जाएगा? वैसे भी ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं है। हॉर्मूज का वो संकरा सा रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, आज वहां मौत का पहरा है। पानी में आग लगी तो पेट्रोल और गैस पर ग्लोबल असर पड़ने वाला है। एक जिद पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे भस्म कर देगी, वो आज आपको बताने वाली है। जरा इसे ऐसे समझिए, हॉर्मूज की नाकेबंदी की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के समय अनुसार सुबह 10 बजे, जो भारत के समय अनुसार 7:30 बजे होगा, वो हॉर्मूज को ब्लॉक कर देंगे, यानी वहां से कोई जहाज आने जाने नहीं देंगे। ईरान अभी टोल टैक्स वसूल रहा है और ईरान ही वहां से जहाजों को जाने देता है। अगर अमेरिका नाकेबंदी करेगा तो इसका सीधा मतलब यह होगा, इस ग्राफिक को हटाइए अभी, अगर अमेरिका नाकेबंदी करेगा तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि वहां अमेरिका डिसाइड करेगा, अमेरिका तय करेगा कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा जहाज नहीं जाएगा। अब आपको बताती हूं कि अगर नाकेबंदी होगी तो आप पर और हम पर असर क्या पड़ेगा। हॉर्मूज की नाकेबंदी सिर्फ एक सैनिक तनाव नहीं, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की रगों में खून बनकर दौड़ते तेल को रोकने जैसा। आप इसके असर का स्टेप बाय स्टेप समझिए। यह भी ध्यान में रखिए कि भारत में अभी इसकी कोई आशंका नहीं है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि असर दुनिया भर पे क्या होगा। भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल आयात करता है, इसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हॉर्मूज पर नाकेबंदी होने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल हो सकता है, एलपीजी सिलेंडर महंगे हो सकते हैं, माल ढुलाई महंगी होने से सब्जियां, दूध और अनाज के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और दवाइयां भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें भी जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर का ट्रेंड है कि जब पेट्रोल और खाने पर ज्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि आप पेट्रोल और अपने खाने पर ज्यादा खर्च करेंगे तो कहीं तो खर्चा कम करेंगे, तो इसीलिए लोग उस समय कार, मोबाइल, कपड़ों पर खर्च कम कर देते हैं, यानी डिमांड गिर जाती है। और डिमांड गिरती है तो कुल मिलाकर मंदी का ही माहौल बनता है। सवाल सिर्फ एक जंग का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या अकेले पड़ते जा रहे सुपर पावर का अहंकार उस पर हावी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम तो दे दिया, लेकिन क्या वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं? क्योंकि कल तक जो ब्रिटेन कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज उसने साफ कह दिया कि इस सनक में हम आपके साथ नहीं हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाथ खींच लिए स्पेन, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों का, तो ट्रंप पहले ही सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ा चुके हैं क्योंकि इन्होंने साथ नहीं दिया है। कहीं ट्रंप की हालत फिल्म शोले के उस जेलर की तरह तो नहीं होने वाली है, जिसकी आधी सेना दाएं आधी बाएं चली जाती है और पीछे कोई नहीं रह जाता है। तो अगले 90 मिनट बहुत खास रहने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ये देखना होगा कि जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं क्या उस पर वो अमल करेंगे। बहस शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेरे मेहमानों से परिचय कराऊंगा। तारीख और समय दोनों का ऐलान हो गया है। पूरी दुनिया हॉर्मूज की ओर देख रही।
13 अप्रैल की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके नाकेबंदी की घोषणा कर दी। ट्रंप ने लिखा, 13 अप्रैल से अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी करने जा रहा है। वक्त होगा 10 बजे का, यानी भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। Their military is destroyed. Their whole navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका को जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर IRGC ने कहा, हॉर्मुज में दुश्मन की किसी भी गलत हरकत के घातक परिणाम होंगे। हॉर्मुज में कोई भी हलचल हमारे नियंत्रण में है। गलत दाव दुश्मन को फंसा देगा। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद दक्षिण लेबनान की सीमा पर पहुंच गए। नेतन्याहू के साथ देश के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आयाल जमीर भी थे। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा, हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने आए, लेकिन अब वो खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये इजराइल और हमारी सेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। यानी बात जहां से शुरू हुई थी वहीं रुक गई है और सवाल भी जस का तस है। शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। सबसे पहले सवाल ये कि हॉर्मुज पर कब्जा क्या कर सकता है अमेरिका? नाकेबंदी जिसका वो दावा कर रहा है, तेल का सबसे बड़ा संकट इसी के साथ क्या शुरू होने वाला है? सवाल इंडिया का ये कि नाकेबंदी से क्या मंदी जैसे हालात हो सकते हैं दुनिया भर में? सवाल इंडिया का ये कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है क्या? क्योंकि टॉक्स तो फेल हो गई, अब इसके बाद सिर्फ युद्ध ही बचा है। और क्या ट्रंप अब दुनिया में अकेले पड़ गए हैं? मैंने तस्वीरें आपको दिखाई कि स्टार्मर कह रहे हैं आपका युद्ध है, उन्होंने ये भी कह दिया हम शिप्स नहीं भेजेंगे। तो अब क्या होगा? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ स्टूडियो में एमएच सूरतवाला है, स्कॉलर है अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान में। मेरा ये भी बताऊं, अजय बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑयल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आबिद रजा नौशाद साहब। हमारे साथ जेकब तलकर जुड़ रहे हैं जो कि IDF के सोल्जर रह चुके हैं, और विभूति जाजी रिपब्लिकन लीडर और ट्रंप के समर्थक। अब ये वो बताएंगे कि अमेरिका में इस वक्त हालात क्या है और वो वाकई क्या अभी भी ट्रंप के समर्थक हैं। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं, सबसे पहले मैं विभूति जी अगर आप ही के साथ शुरुआत कर लूं, मुझे बताइए ट्रंप ये ब्लॉकेड कर सकते हैं क्या? हमने इतनी डेडलाइंस इस युद्ध में देख ली हैं सर कि अब पता नहीं, समझ नहीं आता है वो डेडलाइन आएगी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। लेकिन ये ब्लॉकेड यानी कि हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करना, बंद करना, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये करने वाले हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में निमंत्रण के लिए। देखिए, ऐसा है कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं स्पेकुलेटिव कॉन्वर्सेशंस में, वार्तालाप में, जो मूल मुद्दा है वो भूल जाते हैं। तो मूल मुद्दा है क्या यहाँ पे? ये ट्रंप जो है ब्लॉकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये मिलिट्री माइट की बात है और लॉजिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात है, या ऐसा हो सकता है। तो मिलिट्री अगर देखा जाए तो ईरान का काफ़ी विध्वंस हुआ है, बहुत सारे बॉम्बिंग करके बहुत सारा नुकसान पहुंचा है ईरान को। तो ये जो था, क्या ईरान की सरकार ये सोच रही है कि उन्होंने क्या किया जो ऐसा हुआ? तो एक मुद्दा सिर्फ उभर के आता है। वेस्टर्न सरकार, वेस्टर्न रूल्स बेस्ड ऑर्डर में एक था कि आपको आणविक वेपन न मिले। न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस वाज परफेक्टली फाइन। वो न्यूक्लियराइजेशन और वेपनाइजेशन ना हो, इसकी चर्चा सिर्फ थी। तो ईरान चाहे तो आज वो लड़ाई बंद हो सकती है। क्या ईरान को ये शक्ति होनी चाहिए, हक है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करें? एब्सोल्युटली है, लेकिन उस पे आपको न्यूक्लियर वेपनाइजेशन वाला जो था एक मुद्दा था, कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म होगा, वी डू नॉट नो। बट यस, अब मिलिट्री माइट का जहां तक सवाल होगा, अमेरिका कैन डू लॉट ऑफ डैमेज। इट हैज ऑलरेडी डन, बहुत सारा किया भी है। अब ये एक मुद्दा और भी है कि ये हो क्यों रहा है। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज व्हाई ये हो क्यों रहा है। ये सिर्फ तानाशाही है ट्रंप की या ये अमेरिका की है? ये व्यक्ति विशेष को छोड़िए,
वो तो आप देखें तो बयान अगर आप देखें तो विभूति जी, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष को छोड़िए, क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में नाटो के देश अलग अलग स्टेट हेड्स ये कह रहे हैं कि तो समस्या ही क्रिएट की गई उनकी है। तो मुझे ये बताइए, अगर इसमें मैं किसी और अमेरिकी हेड को देखूं, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें कोई और अमेरिकी प्रेसिडेंट को देखूं, डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो सिचुएशन ऐसी होती क्या? सुचेरे आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। 2008 में जी हिलरी क्लिंटन ने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उन्होंने एक बयान दिया था डिबेट में कि वी विल ऑब्लिटरेट ईरान इफ इट गेट्स टू न्यूक्लियर वेपन। हिलरी क्लिंटन ने जी। बराक ओबामा ने कितनी बार बयान दिया था कि हम वेपन्स यूज करेंगे। सर, क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड रहा है, इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टैंड जरूर रहा कि ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये मैं बात समझती हूं, लेकिन जिस तरह से इस युद्ध में अमेरिका आगे बढ़ा है, क्या वो आप उसमें से अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटा दे तो क्या ये इस तरह से एस्केलेशन होता? बहुत से लोग कहते हैं नहीं होता। मैं एक बड़ी खबर बता रही हूं, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। हॉर्मुज की नाकेबंदी का नेतन्याहू ने भी समर्थन कर दिया। अब ये लीजिए, हॉर्मुज पर ईरान की दादागिरी मंजूर नहीं है, ईरान को संवर्धित यूरेनियम हटाना ही होगा। लेबनान पर भी नेतन्याहू जेडी वैंस की बातचीत हुई है और इस्लामाबाद से लौटते वक्त फोन पर यह बात हुई है। और यह भी आपको बताऊं कि जो नाकेबंदी, जो हॉर्मुज की नाकेबंदी जिसके तहत हम वो घड़ी दिखा रहे थे, वो जरा स्क्रीन पर आप लोग दिखाते भी रहिए, क्योंकि 7:30 बजे समय का भारत के समय अनुसार वो डेडलाइन होगी जब हॉर्मुज के नाकेबंदी अमेरिका शुरू करेगा बकौल डोनाल्ड ट्रंप। उसका समर्थन कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब मुझे ये समझना है, सूरतवाला जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताइए, मुझे ये समझना है कि क्या ये इतना आसान होगा कि हम ब्लॉकेड कर दें? हम नहीं, ठीक है, अगर हॉर्मुज नहीं खोलेगा ईरान तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे, फिर कोई भी जहाज नहीं जाएगा। ये कर तो सकता है अमेरिका? बिल्कुल। मैं इसके लिए जो कहना चाहूँगा सबसे पहले वो ये कि हम लोग को ये देखना होगा कि 8 अप्रैल को ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था कि अगर आज रात में हॉर्मुज नहीं खुला तो मैं एक सिविलाइजेशन को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। एक बहुत बड़ी धमकी उन्होंने दिया था। जब ये उन्होंने बहुत बड़ी धमकी दिया था तो इसका ये मतलब है कि हॉर्मुज ऑलरेडी बंद किया जा चुका है। ईरान इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है कि स्मार्ट कंट्रोल हो रहा है, यानी ईरान की परमिशन के बगैर कोई भी शिप वेसल वहाँ से न जा सकता है और ना वहाँ अंदर आ पा रहा है। सवाल ये है कि अब जो वो ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या ब्लॉक करने का उनका मतलब क्या है? ऑलरेडी जो चीज़ ब्लॉक है, वेसल वहाँ से निकल नहीं रहे हैं, आयात के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ को मुश्किल पेश आ रही है। तो ट्रंप अभी करना क्या चाहते हैं? ट्रंप ने अपने ही इस ट्वीट के जवाब में और इस आइडिया को और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर टोल भरा है, ईरान को पैसा दिया है, हम उन वेसल्स को दुनिया में अभी जहाँ पर भी होंगे पानी में, हम उनको पकड़ेंगे और उनको सीज कर लेंगे, उनको हम रोकेंगे और उनको अब काम करने नहीं देंगे। तो भी 3 हालत से खारिज नहीं है। 3 चीज़ें हो सकती हैं। जिन लोगों ने पैसा भरा है वो अमेरिका के दोस्त थे, जैसे फ्रांस वहाँ से निकला है, निकलने में कामयाब हुआ है, पैसा भरा है या नहीं भरा है, शायद भरा होगा। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं और फ्रांस के ही वेसल को लेने की कोशिश करते हैं तो ईरान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका आता है फ्रांस के वेसल को पकड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि फ्रांस भी कोई ईरान के साथ बहुत अच्छा उसका हिस्ट्री का वो नहीं है, ठीक है। या दुश्मन है, चीन है या रशिया के वेसल वहां से निकले हैं। रशिया और चाइना के अगर वेसल निकले तो अमेरिका को ये मालूम होगा और अमेरिका शायद ये नहीं चाहेगा कि डायरेक्ट उनसे टक्कर ले, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा भरा होगा और निकले होंगे तो अगर अमेरिका उनसे टक्कर लेना चाहेगा तो अमेरिका को दूसरी जगह मुश्किलात आ सकती है। ताइवान का मसला, चाइना के लिए और दूसरे बहुत सारे इश्यूज। ये जिस तरह से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, कह रहे हैं यहां आग लगाएंगे तो हम वहां आग लगा देंगे, हम ताइवान को भड़का देंगे। नहीं, मैं नहीं भड़काऊंगा, हम नहीं। चाइना के वेसल को अगर वो सीज करता है, रोकता है, तो चाइना उसका जवाब दे सकता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, एक मेरी बात, मैंने धमकी शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन शायद ग्लोबली इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल हो रही। आप शायद अगर वो ईरान भी सोचेगा और चाइना भी सोचेगा कि बदला कैसे लेना अगर आप उन्हें रोकेंगे। अमेरिका सोचेगा हम बदला कैसे लेंगे, क्या ये होगा? नया फ्रंट खुल जाएगा और अमेरिका के लिए भी।
तीसरा ये हो सकता है कि ईरान के अपने दोस्त हैं जो वहां से निकले हैं। अगर ईरान के अपने दोस्त हैं तो ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है कि हम अपने दोस्तों से यहाँ कोई टोल नहीं लेने वाले, उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ अपने दुश्मनों से ये काम कर रहे हैं। तो अगर ईरान के दोस्त से टोल नहीं लिया है तो उन्होंने ये कहा था कि अगर टोल का पैसा भरेगा तो हम उसको रोकेंगे। इसका मतलब कि ईरान ने जिसको फ्री में रिलीज किया है उनको कोई मुश्किल नहीं है। तो ट्रंप खुद अपने आइडिया के जो ब्लॉकेज का आइडिया दिया है उसको लेकर वो खुद बहुत कंफ्यूज हैं और किसी को नहीं पता है कि होने क्या वाला है, और सिर्फ वो अपनी फेस सेविंग के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इजराइल से अगर हो सके तो ऊपर लिख दीजिए किस देश से जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान, क्योंकि इजराइल से आईडीएफ अफसर जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ ईरान से जुड़े हुए मेहमान, अमेरिका से विभूति जी झा जी जुड़े हुए हैं। तो ऊपर जरा लिखिए इन्हें, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। मैं एक बार जरा सीधे जाना चाह रही हूं जेकब के पास, और कर्नल नैन, पहले मैं आपके पास आ जाती हूं। कर्नल नैन, मुझे ये बताइए, मिलिटरीली पावर जो है अमेरिका जिस तरह की शक्ति रखता है वो ब्लॉक कर सकता है, जरा हमारे दर्शक समझे। ये नहीं है कि हॉर्मुज से टैंकर निकल रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं हम ब्लॉक करेंगे, यानी कि हम आपको टैंकर को निकलने ही नहीं देंगे। अमेरिका चाहे तो कर सकता है, कर सकता क्या? चाहे करने जा रहा है 1.5 घंटे के बाद। दे आर गोइंग टू डू इट। सर ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा, आपको लगता है करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए क्यों? इसलिए नहीं होगा बिकॉज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की जो वार्ता थी, इट वाज बेसिकली डेफिनेटली ये ईरान कह सकता है कि अमेरिका हमेशा धोखा देता है या कह लो डिप्लोमेसी खेलता है या चाल चलता है, तो उन्हें चाल चली है। बेसिक एम था कि इस दौरान के अंदर इजराइल जो है वो लतीना रिवर तक जाकर के अपना एक बफर जोन बना दिया, और उसने आज डिक्लेयर कर दिया कि बना दिया है। तो हो क्या रहा था कि ईरान की बची कुची मिसाइल जितनी भी इनके पास हजारों में जो भी हैं, जब ये फायर कर रहे थे तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको मिसगाइड करने के लिए पहले हिजबुल्ला को बोल रहे थे कि आप रॉकेट छोड़ो। तब हिजबुल्ला के रॉकेट्स को संभालने में उनका एयर डिफेंस लग जाता था, तो बीच में लास्ट में अगर आप जाके देखो 3 या 4 मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मार देते थे। तो एक तो वो था। दूसरा, अब रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, आज एक स्टेटमेंट दिया ईरान ने कि अमेरिका जो है पायरेसी का काम कर रहा है। तो भाई आप कौन सा काम कर रहे हो? स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर्स है और वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, और इसमें कोई शक है क्या? आप खुद पायरेसी का काम करते हो और दूसरे को बोलते हो तुम चोरी क्यों कर रहे हो। तीसरा, रही बात चीन की, देखिए चीन का $269 बिलियन इस इलाके में फंसा हुआ है, जिसमें से $40 बिलियन ही इसमें ईरान के पास है, बाकी सब खाड़ी देशों के पास है। अब सोचिए सुचारिता कि इस युद्ध के दौरान में अगर चीन ने ये रिपोर्ट्स क्लियर हो गई हैं कि रॉकेट्स का ईंधन दिया, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, और अभी ईरान को यह भी नहीं बोला कि खाड़ी देशों पे मत मारो आप मिसाइल, तो जितने खाड़ी देश हैं वो उनके साथ में अभी क्या क्या व्यवहार करेंगे हम समझ सकते हैं। देखिए, तो मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना कर्नल नैन, तो हम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान भी जारी चला रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो हमेशा जारी है, हमारी लड़ाई हमेशा जारी है। जेकब साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है, और आरागची साहब ने तो ये बयान भी दिया कि हमारे बीच में बातचीत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन निकलते समय जेडी वैंस को फोन आ गया नेतन्याहू साहब का, और उसी समय से बातचीत बिगड़ गई। तो इस वक्त उस बातचीत के फेल होने को लेकर भी और अभी इस ब्लॉकेड को लेकर भी सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को घेरा जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो नमस्कार, यहाँ से मैं आप सभी के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये टॉक्स फेल होना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेन आप देख रहे हो, ठीक है? हाँ। अगर आप बोल रहे हो ये पेन आपका है, मैं बोल रहा हूँ ये पेन मेरा है, खत्म। इसमें अगर हम एक तीसरे आदमी के पास जाए और आप उनको बोले ये पेन मेरा है, मैं बोल रहा हूँ ये पेन मेरा है, तो उसमें कोई बात होने की गुंजाइश ही नहीं है। ये इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और जैसे मैंने पहले कहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान, वैसा अभी चाय ने पिया गिलास तोड़ा बनाना, वैसा हिसाब हो गया पाकिस्तान का। दिस टॉक्स वर सपोज्ड टू फेल, इट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, पहली बात। सेकंड थिंग, जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, हुक और बाय क्रूक, वी विल ओपन इट एंड वी विल get a solution for this Strait of Hormuz, that is for sure. और जहां तक सीज फायर और लेबनान का सवाल है, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर। तो लेबनान के ऊपर उनके जो, ईरान को क्यों दुख रहा है? क्योंकि ईरान के जो छोटे पाले हुए बच्चे, जो सांप के बच्चे हैं, वो वहां पे है, तो हिजबुल्ला उनको, इजराइल जब वो हिजबुल्ला को मार रहा है,
तो ईरान को दुख रहा है, इसके लिए वो जबरदस्ती सीज फायर में हिजबुल्लाह को और ईरान लेबनान को भी डाल रहे थे। तो ऐसा था तो गाजा जेकब साहब, इस ब्लॉकेड से क्या होगा? इस ब्लॉकेड से स्थिति और बिगड़ेगी, बाकी दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बिगड़ेगी। अगर आप बिग ब्रदर बनना चाहते हैं, जो अमेरिका बनना चाहता है, तो दुनिया के और देशों के बारे में भी सोचना पड़ेगा भाई। US is not weak. US will try its level best, and by hook or by crook, we will see to it that we get the solution for the Strait of Hormuz. Okay, किसी का बाप की जागीर नहीं है कि हम इतना पैसा दो, ये करेंगे, यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे। क्या हलवा है ये? hook or by crook, we will get to the solution of Strait of Hormuz. I don't know how, but this thing will be solved. This problem will be solved very soon. वहां पर क्या सभी लोग इसी तरह से बात करते हैं क्या? देखिए जेकब साहब, आप सीधे धमकी के लहजे में बात कर रहे हैं, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस वक्त शायद स्थिति ऐसी है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है स्थिति ऐसी है कि वो जो धमकी दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से शुरू होती है, वो वहां पर हर किसी पे जा रही है। मैं एक बार आबिद रजा साहब के पास जा रही हूँ। रजा साहब, आपने सुन लिया जेकब साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर किसी तरह का एक छत्र राज नहीं हो सकता किसी देश का। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे दुनिया भर के देशों को तेल मिलता है, और आप उस पर अपना ठप्पा और वर्चस्व लगाकर नहीं बैठ सकते, तो खुलवाना तो पड़ेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको आदाब। हॉर्मुज के ताल्लुक से जो इनका सवाल है या एतराज है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है, बल्कि ये टेरिटरी है ईरान की और ओमान की। जो इंटरनेशनल कानून है वो ये है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है वो उस मुल्क का होता है। तो इधर से ईरान और उधर से ओमान, दोनों का 3 किलोमीटर ओवरलैप भी हो रहा है। तो ये वहां पर इंटरनेशनल टेरिटरी नहीं है, बल्कि वो ईरान और ओमान की है। और जो डेप्थ वाला है जहाँ से कश्तियां गुजर सकती हैं, ज्यादातर हिस्सा वो ईरान का है। एक बात ये हो गई। ठीक है, हॉर्मुज को बंद करने का, और वहां से अगर टोल लेना चाहे, अभी तो बंद नहीं किया है, अभी तो सिर्फ स्मार्ट कंट्रोल किया है। वो हक है पूरा ईरान का, क्योंकि उसका पानी है वो, और वो वहां पर वो अपने कानून बना सकता है। जैसा कि उसने पहले भी कहा है कि हम अपने रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से इसको चलाएंगे, और इसको ईरान अपने एक टूल के हिसाब से यूज कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी एक चैनल पे कहा था कि अगर यही हॉर्मुज अमेरिका के पास होता, यही हॉर्मुज अगर अमेरिका के पास होता, तो सुबह शाम दुनिया के सारे मुल्क उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते कि भाई साहब प्लीज खोल दो। ईरान ने 47 साल तक सैंक्शंस झेले, जंगें झेली, उस पर थोपी हुई जंगें, मुकाबला कर रहा है, बुरी तरह से सैंक्शंस उस पर लगाए गए, सब कुछ हुआ, प्रेशर में था ईरान। आप जब बोल रहे हैं, मैंने कहा कि जरा कर्नल लैन को स्क्रीन पर लीजिए। अभी तक उसने, हाँ मेरी बात पूरी करिए, अभी तक उसने, जी, अभी तक उसने हॉर्मुज पर ये इस तरह का कोई कंट्रोल या पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन अब जबकि उस पर इस तरह से उसके लीडरशिप को खत्म किया गया, उसके जनरल्स को मारा गया, उसके सिविलियंस को, मीनाब की 168 बच्चियों को चीते उड़ा दिया, 3,500 लोग सिविलियंस मारे हैं अमेरिका और इजराइल ने, और वॉर क्राइम्स मुसलसल किए हैं, ब्रिजेस तोड़े हैं, यूनिवर्सिटीज को मारा है, गड्ढे खोदे हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, यहाँ पर तबाहियां मचाई हैं, मेडिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है। ये सब करने के बावजूद तो फिर बाकी देश को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? बाकी देशों से टोल टैक्स क्यों वसूल रहे हैं? नहीं, बाकी देश, नौशाद साहब, बाकी देश टोल टैक्स क्यों दे? वो तो आपके मित्र देश हैं, वो क्यों पैसे दें आपको? वो आपको पैसे देंगे तो आप भी तो बता रहे हैं ना कि रिश्ता कोई नहीं, डिप्लोमेसी कुछ नहीं है, हमें पैसा चाहिए। फिर अब जी नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मुझे जवाब देने दीजिए। ये ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये इसको एक टूल के हिसाब से अमेरिका को प्रेशर में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और अमेरिका उससे प्रेशर। अच्छा, अब मैं एक बार कर्नल नैन से रिएक्शन ले रही हूँ। अजय बग्गा जी को भी स्क्रीन पे रखिए। कर्नल नैन, आप सर हिला रहे थे, आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये इनकी टेरिटरी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये हमारा टेरिटोरियल जो वाटर्स है ये हमारा है। जी, ये गलत, सबसे गलत बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो फिर कोई भी यूनाइटेड नेशन के किसी भी चार्टर को नहीं मानेंगे ऐसे तो। अब एनपीटी के अंदर थे तो सिर्फ 3% तक संवर्धन करना था, क्योंकि इनके पास में लो एनर्जी इनरिचमेंट है, उसमें 3% होता है, हाई एनर्जी इनरिचमेंट में 5% तक कर सकते हैं। तो वहां पे जाकर के 60% पे पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन चार्टर 7 रिजोल्यूशन नंबर 2322 इनको पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज इंटरनेशनल वाटर विद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये अपने ही हाथ मत उठाइएगा, पहले पढ़ लीजिएगा।
ये ऐसे ऐसे गलत इंफॉर्मेशन मत दो दर्शकों को। तो आपने उसके ऊपर पायरेसी का काम किया है, आपने उसमें गलत काम किया है और आपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर करने की कोशिश की है जब आपका बस कहीं और नहीं चल रहा। लेकिन उस एवज में आपने क्या किया, पूरे विश्व के जो देश हैं उनको ना सिर्फ तेल और उसके संकट में डाला है। आप आने वाले टाइम पे अगर ये ऐसे चलता रहा तो लोग भूखे मरेंगे, खाना नहीं मिलेगा लोगों को। अच्छा, मैं उसी पर आना चाह रही हूँ, अजय बग्गा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैंने उनको इसीलिए आमंत्रित किया आज के शो में। बग्गा साहब, आपने सुन लिया, सवाल मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये ब्लॉकेड हो गया तो क्या वाकई बद से बदतर हालात होंगे, महंगाई आसमान छू जाएगी? अभी भी आप जानते हैं कि कितने देशों में तेल गैस को लेकर किल्लत और मुश्किलें हैं। अजय जी। जी सच देखें तो केवल तेल और गैस भी नहीं है, और साथ में हीलियम की किल्लत है, फर्टिलाइजर की कीमत 50% बढ़ गई है। और इस बारी की जो अब बुआई होनी है अगले 2 महीने में खरीफ के लिए, हमें लगभग 40 मिलियन टन फर्टिलाइजर चाहिए, जो भारत के पास 19 मिलियन टन है। हमारे वेयर हाउसेस में 20 मिलियन टन और खरीदना है। और पूरे अफ्रीका में हो सकता है कि सूखा पड़ जाए क्योंकि फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है। तो काफी पूरे विश्व में संकट है। आपने ओपनिंग सेगमेंट में समझाया, और यही होता है ट्रांसमिट, जब तेल की कीमत बढ़ती है, स्पेशली डीजल की कीमत बढ़ती है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स से कीमत बढ़ती है और पूरी इकोनॉमी में एक सप्लाई शॉक आता है, एक कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन बन जाता है। वही विश्व के सामने है। यूरोप ने कहा है कि 3 हफ्ते का उनके पास जहाजी फ्यूल है, एविएशन फ्यूल जो है। यूरोप में आप कीमतें देखें, फ्लाइट्स की काफ़ी बढ़ गई हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की। तो ये काफ़ी बुरा हो सकता है विश्व भर के लिए, स्पेशली फर्टिलाइजर्स के कारण, स्पेशली बाकी पदार्थ भी, केवल ऑयल एंड गैस नहीं। अब इसमें मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट जो वाटरवेज हैं इंटरनेशनल, वो बहाल किए जाएं, वो नॉर्मलाइज किए जाएं। आपको जंग करना है, उसका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जिस तरह से हुआ है कि बहुत सारे अरबी देशों को भी उसके फैलाव में ले लिया गया है, और स्ट्रेट हॉर्मुज 20% दुनिया का एनर्जी बंद किया गया। ये बहुत मुश्किल है और ये ईरान के हित में भी नहीं है। सोच रहे थे क्या होगा, अब पाइपलाइन बनाए जाएंगे इजराइल के थ्रू, लोग कहेंगे हम उधर से एग्जिट ही नहीं करते, वो 2-3 साल लगेंगे, बट लॉन्गर टर्म में ईरान ने अपना ही स्ट्रैटेजिक काफी इसमें खोया है। अच्छा, ईरान ने क्या स्ट्रैटेजिक अपना, जैसे आप कह रहे हैं, नुकसान किया है? मैं एक बार सूरतवाला जी से पूछूंगी, लेकिन बड़ी खबर एक बार बताऊंगी कि ईरान के कार्यवाहक जो रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान क्या आया है। वो कह रहे हैं हर स्थिति के लिए तो हम तैयार हैं, हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी हमले का हम माकूल जवाब देंगे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप कोई हमला नहीं करने वाले। वो कह रहे हैं मैं हॉर्मुज ब्लॉक करूंगा। अब ब्लॉकेड का मतलब कि जो जहाज हॉर्मुज से गुजरकर वहां से निकलेगा वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अमेरिकन नेवी उसे ब्लॉक कर देगी रास्ते को। तो क्या इसे ईरान अपने खुद पर हमला मानेगा और रिटेलिएट करेगा? सवाल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। क्या ये होगा सूरतवाला जी कि अगर ब्लॉक करेगा और कहेगा हॉर्मुज से अब कोई भी जहाज हम आगे नहीं जाने देंगे, तो ईरान हमला करेगा? बिल्कुल, ईरान ने आज और कल रात से इस बात को बयान करना शुरू कर दिया है कि अगर यहाँ पे एक पोर्ट को या ईरान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और उसके पोर्ट सेफ नहीं रहेंगे, उसके लिए रास्ता सेफ नहीं है, तो फिर इस खाड़ी में फिर किसी के लिए कुछ भी सेफ नहीं होगा। ऑलरेडी ईरान ने इस चीज़ को पहले करके भी बताया है कि जिस वक्त अमेरिका ने अतराफ़ के मुल्कों के ज़रिए से, अपने बेसिस के ज़रिए से जब ईरान पर हमला किया है, तो ईरान ने वहाँ पर अमेरिका के बेसिस के ऊपर भी हमला किया था, सिर्फ इसीलिए ये बताने के लिए कि उसके ऊपर अगर कहीं से हमला किया जाएगा तो फिर वो लोग सुकून से नहीं रह सकते हैं। रही ये बात कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसका है, तो एक पैनलिस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, किसी भी कंट्री के लिए टेरिटोरियल वाटर के लिए 12 नॉटिकल माइल्स का, ये तो यूएन की तरफ से स्थापित एक चीज़ है। और वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो लाइन है, वो जो सबसे पतली लाइन है, वो 21 किलोमीटर की है।
जब वो 21 किलोमीटर की है तो दोनों कंट्रीज जो साथ साथ में है, एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, दोनों के 12-12 किलोमीटर जो है 3 किलोमीटर ओवरलैप भी हो रहा है, जिसकी तरफ और एक पैनलिस्ट ने भी इशारा किया है। तो हर कंट्री के लिए 12 किलोमीटर उसका अपना टेरिटोरियल वाटर वो होता है, जोन होता है। तो ईरान 47 साल के सैंक्शंस के बावजूद भी, उन लोगों ने जिन्होंने सैंक्शंस लगाया उसके बावजूद भी, और उन लोगों ने जो सैंक्शंस लगा रहे थे, अतराफ में इतने सारे बेस भी बना रहे थे ईरान के खिलाफ में, ईरान से लड़ने के लिए, लेकिन 47 साल तक के उसने कोई काम नहीं किया। अब जब हमला किया गया तो उसने अपने टेरिटोरियल वाटर के लिए ये काम को शुरू किया। मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ कर्नल नैन, जरा आप बताइए अब होगा क्या? देख, हॉर्मुज में रास्ता है, उस रास्ते में आगे बढ़ेगा जहाज। अमेरिकन नेवी अगर ब्लॉकेड लगाएगी तो वो जहाज या तो वापस जाएगा, वापस ही जाएगा, वहां खड़ा तो नहीं रहेगा। अब अगर ब्लॉकेड, और अगर वो वहां रहता है और अमेरिकन नेवी उसे ब्लॉक करती है तो ईरान हमला करेगा, तो ईरान फर्स्ट अग्रेसर बन जाएगा, हमला करने वाला। अमेरिका वापस जवाब देगा। अब ये होगा क्या? क्योंकि देखिए, जो भी हमला करेगा कहा जाएगा इन्होंने, ईरान अगर हमला करता है और वहां से किस देश का जहाज होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस देश का जहाज आगे जा रहा है। और ऐसे समय में जब सबको पता है तो कोई ये रिस्क लेगा कि अपने जहाज को मौत के मुंह में उतार रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तक कोई आगे नहीं आएगा, 2-4 को रोकेंगे, बाकी सब अपने आप रुक जाएंगे। और रही बात शहीद साहब की, ये तो देखो वही बात हो गई ना कि आप करें तो डांस और दूसरे करें तो मुजरा। तो आप करें जो कुछ तो वो तो ठीक है, दूसरे कर रहे हैं तो गला खराब हो गया। और रही बात तीसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिर्फ 30 किलोमीटर का एरिया है, तभी तो रिजोल्यूशन आया था 2322 और आपने साइन किया हुआ उसके ऊपर, जैसे एनपीटी में साइन किया था। तो हर चीज तो तोड़ नहीं सकते ना। आप लड़ाई लड़े, कोई मना नहीं कर रहा, आपके पास बहुत पावर है, आपके मिसाइल्स हैं, आपके पास ड्रोन्स हैं, आप छक्के छुड़ा दें लोगों के। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरे जो इंटरनेशनल जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है या कोई और चीज है उनके ऊपर आप जाकर के बैठ के और बताएं कि अब हम तो पायरेसी करेंगे, निकल के दिखाओ। और रही बात दूसरे खाड़ी क्षेत्रों की, खाड़ी देशों के ऊपर आपने खुद दुश्मनी ले ली है। और अभी ये मैं एक चीज आगाह करना चाहूँ शहीद भाई को, पाकिस्तान के F-16 सऊदी अरब में उतर चुके हैं, 13,000 ट्रुप्स उतर चुके हैं। हम आज अमेरिका के जो है C-17 जहाज लगातार पूरी रात और दिन ट्रुप्स पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं पूरे सऊदी अरब के अंदर। जो ऑयल फिलिंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो इजराइल के अंदर उतर चुके हैं, तेल अवीव में, ब्रिटेन में उतर चुके हैं। और मैं एक बात और आगाह कर दूं इनको, ये पाकिस्तान की तरफ से कहीं ऐसा ना हो, बी केयरफुल कि पाकिस्तान की तरफ से ही अंदर घुस जाएं आपके पास में। चारों तरफ से आप घुस रहे हैं और आपकी कोई एक कहे कि आपकी बर्बादी नहीं हुई है, स्माइल मारने से कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ एक चीज की है कि हमने 60% समर्थन कर लिया तो उसकी इंपॉर्टेंस दुनिया माने, कोई नहीं मानेगा। उधर अमेरिका कहता है यू विल डू व्हाट आई वांट टू डू, वो भी कोई नहीं, ज्यादातर नहीं मानेंगे। लेकिन इसके एवज में आपने खोया क्या, खोया कितना आपने गिना, आपने उसको पूरा तहस नहस कर दिया। आपने तो यूक्रेन वाला हाल बनाने की कोशिश कर ली है। नहीं, एक बार मैं विभूति जी और जेकब साहब के पास भी जाऊंगी। अब जेकब साहब, ये तो बात शुरू से कही जा रही है कि पाकिस्तान, हाँ आ रही हूँ रजा साहब, आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। ये देखिए, सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमने भरोसा किया, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो पूरी बैठक उन्होंने बिठाई उसका बिल भी तो फाड़ना है किसी के नाम, वो खर्चा कहाँ से आएगा और वो बिल किसके नाम फटेगा? सऊदी अरब में फोर्स भेजकर वो क्या ईरान के समर्थन में काम कर रहे हैं? हाँ, दोनों तरफ से, उनको दोनों तरफ से बिरयानी खानी है, यहाँ से भी खानी है, यहाँ से भी खानी है, दोनों तरफ से। दैट वाज द मेन रीजन दे बिकेम द मीडिएटर एंड ट्राइड टू पुट इंडिया डाउन, दैट हम मीडिएशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम करेंगे। कोई चीज की नॉलेज है नहीं बस, और ईरान को भी उसमें लपेटे में ले लिया और अपना खुद का उल्लू सीधा किया, यहाँ से भी बटोर लिया, वहां से भी बटोर लिया। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ईरान की अगर ये रेजिम चेंज होती है, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड, बिकॉज दिस सेम रेजिम, देयर ओन पीपल डोंट वांट दिस रेजिम। द होल वर्ल्ड विल कम टू अ पीस इफ दे चेंज द रेजिम। नहीं, पर जेकब साहब, ये तो बात डोनाल्ड ट्रंप पहले से कह रहे हैं कि रेजिम चेंज चाहते हैं, लेकिन सड़कों पे तो लोग समर्थन में निकल रहे हैं, लोग सड़कों पर समर्थन में निकल रहे हैं। उनके पावर प्लांट्स के बाद लोग जमा हो गए थे जब कहा था हमला कर देंगे। हाँ। तो ये तो एक नैरेटिव, देखिए ये जंग एक नैरेटिव वॉर भी है, कौन कैसे उसे आगे बढ़ाता है, और वही हो रहा है। अब भाई वहां के लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरे वो भी एक समर्थन दिखाता है। मैं एक बार विभूति जी के पास जा रही हूँ। अगर मैं जन समर्थन की बात करूं विभूति जी,
माइंस आप हमला ब्लॉकेड जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा कैंपेन तो अमेरिका में भी चल रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ब्लॉकेड आज स्टारमर ने बोल दिया, उनका बयान चल रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कि भाई ये हम नहीं आएंगे, हम नहीं समर्थन कर रहे हैं, और मेरे साथ फ्रांस भी है और जर्मनी भी है। देखिए, कीर स्टारमर की जब बात करती हैं आप, तो जान लीजिए कि वो बिल्कुल चुंगल में हैं सादिक खान और उनकी बिरादरी के। ठीक है, यहाँ तक कि अनुमान ऐसा किया जाता है कि कुछ एक सालों में वो लंदनिस्तान एक्चुअली बन जाएगा। अभी तो सिर्फ नाम के बारे में कह रहे हैं। कीर स्टारमर इज अ कंप्लीट लेफ्ट विंग गाय। उनकी बातों, वो जो है फंसे हुए हैं अपने ही जाल में, इलेक्शन जाल में। दूसरी बात, एक चर्चा हुई थी, आई थिंक आई अग्री विद कर्नल साहब, रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, कि 12 माइल वाला जो सिस्टम था पानी का जो था, सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया था, वी रिफ्यूज टू टॉक टू ईरान बिकॉज उनका जो मलक्का स्ट्रेट है इज ओनली 2 नॉटिकल माइल्स एंड इट इज इंटरनेशनल वाटर्स। आप उस पर भाड़ा नहीं लगा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी। तीसरी बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इजराइल इज द ओनली कंट्री इन दिस रीजन दैट फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ईरान नेवर फेस्ड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इजराइल इज कंटिन्यूअसली फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और बाद में एक बात और भी कहूं सुचेता जी, इसकी चर्चा आपको बाद में करनी पड़ेगी जी। ये जो है धार्मिक, ये धार्मिक नहीं, रिलीजियस ड्रिवन भी है। उनका जो पूरा बयान है कि काफिर को मारो, काफिर इजराइल भी है, हम भी हैं, आप भी हैं, तो हमारा नंबर दूसरा है इसमें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 57 countries and one Jewish Israeli country, इस बात को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ट्रंप को ये सजेशन दूंगा कि आप इसमें जो है कि ईरान, शिया और सुन्नी कंट्रीज मस्ट abolish the word काफिर from their language. Convert, leave or die. You and I know about that. नहीं, ये पूरी जंग इसी बात से शुरू हुई क्या? आप जो बात कह रहे हैं रजा साहब, इस पर रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि यही तो एक डर है जो इजराइल को भी है और ये अमेरिका को भी है। अमेरिका को भी लगता है इसके बाद तो उनका भी नंबर आएगा। जी, मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अमेरिका से हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करूंगा इनकी उम्र की वजह से, लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं ये कि काफिर को मारो और ये सब। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं खामोश था बहुत देर से। ये किसने कहा है कि काफिर को मारो? या ये काफिर है इसलिए जंग हो रही है ये, या इस वजह से है कि इजराइल ने जाके पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई किया है और इजराइल मुसलसल लुबनान और फिलिस्तीन के अंदर जो है मुसलसल बमबारियां कर रहा है और चीथड़ा उड़ा रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है। वो अपने हक का डिफेंस कर रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे लुबनान को हिजबुल्लाह हो, ये अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काफिर का लफ्ज और काफिर को मारो। कहाँ लिखा है काफिर को मारो? कहीं भी नहीं लिखा है काफिर को मारो। कुरान में भी नहीं लिखा है काफिर को मारो। ऐसी कुरान में जो लिखा है वो सिर्फ ये लिखा है कि जब तुमसे कोई जंग लड़ रहा है तो सामने जाके दिफा करो और उसका जवाब दो। ठीक है, आप जाके पहले कुरान की आयत को पढ़ें और उसके बाद समझें। सुचरिता जी प्लीज मुझे वक्त दें ताकि उस पर मेरे खिलाफ जो सवालात हुए हैं उसका मैं जवाब दूं। जल्दी से बोलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। बोलिए। कानून होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सबसे पतली पट्टी है वो ईरान और ओमान की है। 12 नॉटिकल माइल्स, ये पूरा इंटरनेशनल कानून है और इस लिहाज से ईरान को पूरा हक है कि वहां पर अपने टोल्स भी लगा सकता है और चूंकि उसका पानी है वहां पर जो कानून चाहे लगा सकता है। पर अभी तक तो नहीं था ना, अभी तक कहाँ था? अभी तक नहीं था, अब लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये सवाल उठाएंगे क्योंकि आपके जो फ्रेंडली देश हैं, जो मित्र देश हैं, वो कहेंगे कि अब हमारे ऊपर ये टैक्स क्यों? नहीं, इनका बोलने का मतलब ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जैसे जितने भी हैं सब टैक्स लो। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे थोड़ा समय नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो डेडलाइन है वो 7:30 बजे की है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये डेडलाइन कुछ उसी तरह से खत्म हो जैसे पहले की डेडलाइंस भी खत्म हुई हैं।